मैं ब्लैक रॉक माउंटेन फायर लुकआउट टावर पर सिर्फ 2 डफल बैग लेकर पहुंचा था और सच कहूं तो मुझे अपनी जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर जाना बहुत जरूरी लग रहा था। तलाक के कागजों पर अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, लेकिन उसका दर्द अभी भी उतना ही ताजा था। वायोमिंग का ब्रिजर टेटन नेशनल फॉरेस्ट कुछ समय के लिए दुनिया से छिप जाने की एकदम सही जगह लग रहा था। जमीन से 80 फीट ऊपर, जहां मेरे चारों तरफ सिर्फ पेड़ और आसमान था। सीनियर रेंजर सारा थॉमसन टावर के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक क्लिपबोर्ड था और चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। वो अपनी फॉरेस्ट सर्विस यूनिफॉर्म में पूरी तरह पेशेवर लग रही थी और उसके बाल एक साधारण पॉनी टेल में बंधे हुए थे। मुझे लगा था वो बस जल्दी से मुझे जगह दिखाएगी, शायद रेडियो के बारे में बताएगी या ये समझाएगी कि सामान कहाँ रखना है। लेकिन उसके बजाय उसने मुझे रूल्स की एक ऐसी लिस्ट थमा दी जिसे देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर मैं किस चीज में फंस गया हूं। ये रात के समय निगरानी करने के प्रोटोकॉल्स हैं, उसने अपने क्लिपबोर्ड के पन्ने पलटते हुए कहा। रात में टावर के अंदर ही रहना, ट्रैप डोर लॉक रखना, अंधेरा होने के बाद खिड़कियों से सीमित निगरानी करना, रेडियो कंफर्मेशन के बिना किसी विजिटर को अंदर मत आने देना और सिर्फ मेन रेडियो का इस्तेमाल करना। मैंने लिस्ट पर नजर डाली, फिर उसकी तरफ देखा। आग पर नजर रखने के लिए ये रूल्स कुछ ज्यादा नहीं है, ये स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन मेरी आंखों में नहीं देखा। जंगल कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। मैं पहले भी जंगलों में हाइकिंग कर चुका हूं, मैंने कहा। मुझे पता है कि बाहर ऐसी जगहों पर खुद को कैसे संभालना है। लेकिन सारा के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। ये वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं है मिस्टर विल्सन, इन रूल्स के पीछे एक वजह है। उसने मुझे चाबियों का एक गुच्छा दिया। पीतल वाली चाबी ट्रैप डोर के लिए है, चांदी वाली सप्लाई कैबिनेट के लिए और छोटी वाली मौसम संबंधी उपकरणों के बॉक्स को खोलती है। मैंने गौर किया कि उसने चौथी चाबी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो एक छोटी तांबे की चाबी थी जो बाकी चाबियों से कहीं ज्यादा नहीं लग रही थी। और ये वाली? मैंने पूछा। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा और मुड़कर जाने लगी। कल सुबह 8 बजे रेडियो चेक होगा और मैं 3 दिन बाद तुम्हारे लॉग्स देखने वापस आऊंगी। मैंने उसकी जीप को कच्ची सड़क पर दूर जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी बातचीत में मैं कोई जरूरी बात समझ नहीं पाया था। फिर मैंने खुद को समझाया कि सरकारी एजेंसियों को वैसे भी नियम कायदों का बहुत शौक होता है और फॉरेस्ट सर्विस भी उनसे कोई अलग नहीं थी। अपने बैगों के साथ ऊपर के कैबिन तक चढ़ने में मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तब तक मेरे पैरों में जलन हो रही थी और मेरी शर्ट पसीने से पीठ से चिपक गई थी। लेकिन वहां का नजारा हर कदम की मेहनत वसूल कर रहा था। कैबिन छोटा था लेकिन बहुत व्यवस्थित था। एक कोने में बिस्तर था, एक छोटा किचनेट था जिसमें प्रोपेन स्टोव रखा था, लॉग और नक्शों के लिए एक डेस्क थी और चारों तरफ खिड़कियां थीं जिनसे पूरा जंगल दिखाई देता था। मीलों तक फैले पाइन के पेड़ हर दिशा में दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में सिर्फ चट्टानी इलाके और दूर के पहाड़ उस दृश्य को तोड़ रहे थे। दोपहर ढलने की धूप जंगल को रोशनी और छायाओं के टुकड़ों से बने किसी विशाल पैटर्न जैसा दिखा रही थी। मैंने अपने कपड़े निकाले, राशन छोटे रेफ्रिजरेटर में रखा और वहां के उपकरणों को समझना शुरू किया। मेन रेडियो डेस्क पर रखा था, उसके पास एक लॉग बुक और एक दूरबीन रखी थी। कमरे के बीच में एक ट्राइपॉड पर टेलीस्कोप रखा था जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। डेस्क के नीचे रखी एक बंद कैबिनेट में मैंने वो बैकअप रेडियो देखा जिसका जिक्र सारा ने किया था, वही रेडियो जिसे मुझे इस्तेमाल नहीं करना था। पहली शाम मैं कैबिन के बाहर बने छोटे डेक पर बैठ गया
और सूरज को डूबते हुए देखने लगा। आसमान धीरे धीरे नारंगी और बैंगनी रंगों में बदल रहा था। कई महीनों में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सीने में बंधी हुई बेचैनी की गांठ थोड़ी ढीली पड़ रही है। ना कोई वकील, ना प्रॉपर्टी बांटने की बातें, ना दोस्तों की हमदर्दी भरी नजरें। बस मैं था और ये विशाल जंगल था। अगले 3 दिन एक आसान दिनचर्या में बीतने लगे। मैं सूरज के साथ उठता, कॉफी बनाता और धुएं की तलाश में अपनी सुबह की जांच शुरू कर देता। हर घंटे में मौसम का डेटा दर्ज करता, तापमान, हवा की रफ्तार और नमी रिकॉर्ड करता। बाकी समय मैं अपने साथ लाई हुई किताबें पढ़ता, डायरी लिखता या फिर नीचे फैले जंगल को निहारता रहता। जिस अकेलेपन की मुझे जरूरत थी वो अब सचमुच अच्छा लगने लगा था। चौथे दिन पश्चिम से बादल आए और हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसकी बूंदें कैबिन की छत पर टप टप गिर रही थी। मैंने पूरी दोपहर नक्शे व्यवस्थित करने और इमरजेंसी प्रक्रियाओं के मैनुअल पढ़ने में बिताई। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, बारिश रुक गई। पीछे बस एक भारी खामोशी रह गई, जिसे कभी कभार छत से गिरती पानी की बूंदें तोड़ देती थी। मैं रात का खाना बना रहा था, डब्बा बंद सॉस के साथ तैयार किया हुआ पास्ता, और तभी मैंने उसे सुना। नीचे से आती साफ साफ दस्तक की आवाज। कैबिन तक आने वाले ट्रैपडोर पर 3 तेज खटखटाहट हुई। सबसे पहले मुझे लगा कि सारा तय समय से पहले लौट आई है, हालांकि उसने रेडियो पर पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। मैं ट्रैपडोर के पास गया और नीचे आवाज लगाई, सारा, तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस 3 और दस्तकें सुनाई दी, और इस बार वो पहले से ज्यादा तेज थी। मुझे नियम याद आ गए। रेडियो कंफर्मेशन के बिना किसी विजिटर को अंदर नहीं आने देना था। मैं तुरंत डेस्क तक गया और रेडियो का हैंडसेट उठा लिया। ब्लैक रॉक टावर टू रेंजर स्टेशन, कम इन। लेकिन सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। लेकिन तभी सारा की आवाज आई, बिल्कुल साफ और तुरंत। रेंजर स्टेशन, बोलिए ब्लैक रॉक। मेरे ट्रैपडोर पर कोई है। क्या आपने किसी को ऊपर भेजा है? कुछ पल की चुप्पी रही। जब सारा दोबारा बोली, उसकी आवाज तनाव और जल्दबाजी से भरी हुई थी। नेगेटिव ब्लैक रॉक, तुम्हारी लोकेशन पर कोई कर्मचारी नहीं भेजा गया है। प्रोटोकॉल फॉलो करो। मैं आ रही हूं। ट्रैप डोर मत खोलना। दस्तक फिर सुनाई दी, इस बार और ज्यादा जिद्दी तरीके से। लगातार खटखटाहट हो रही थी, जिसकी कंपन फर्श तक महसूस हो रही थी। मैं खिड़की के पास गया और नीचे फैले अंधेरे में झांका। जंगल पूरी तरह काला दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ क्षण बाद मुझे पेड़ों के बीच एक टॉर्च की रोशनी हिलती हुई दिखी, जो मेरी तरफ पड़ रही थी। कोई व्यक्ति टावर की ओर आने वाले रास्ते पर चल रहा था। जितनी अचानक दस्तक शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक बंद भी हो गई। मैं उस रोशनी को देखता रहा, जो रास्ते के घुमावदार मोड़ों से होते हुए ऊपर आ रही थी। वो जरूर सारा ही होगी, जो मेरी कॉल का जवाब देते हुए यहां आ रही थी। लेकिन फिर मेरे ट्रैपडोर पर कौन या क्या था? रोशनी टावर के नीचे पहुंचकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक रेडियो से खरखराहट की आवाज आई। ब्लैक रॉक, रेंजर थॉमसन बोल रही हूं। स्थिति संभाल ली गई है, अंदर ही रहो, बाकी बात कल समझाऊंगी। लेकिन वो कौन था? मैंने घबराहट में पूछा। बस प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए मिस्टर विल्सन, और थोड़ा आराम कीजिए। रेडियो फिर शांत हो गया। मैंने एक एक करके हर खिड़की से बाहर झांका, इस उम्मीद में कि शायद सारा वापस जाती हुई दिखाई दे जाए। लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। जितनी जल्दी सारा दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी जंगल ने उसे अपनी गोद में समा लिया था। उस रात मुझे आसानी से नींद नहीं आई।
मैं बिस्तर पर लेटा टावर की हर चरमराहट, हर कराहती आवाज और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की हर सरसराहट सुनता रहा। मैं 2 बार उठकर ट्रैप डोर तक गया और यह सुनिश्चित किया कि वो अच्छी तरह से बंद है। आधी रात के आसपास मैं पूर्व दिशा वाली खिड़की के सामने खड़ा होकर अंधेरे में देखने लगा और तभी पेड़ों के बीच कुछ हिला। एक परछाई जो जंगल के गहरे काले अंधेरे के बीच सरक रही थी। फिर दाईं तरफ थोड़ी दूर एक और हलचल हुई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई साफ आकृति नहीं देख पाया। बस इतना महसूस हो रहा था कि बाहर कुछ था जो पेड़ों के बीच घूम रहा था और मुझे देख रहा था। मैं खिड़की से पीछे हट गया। मुझे सारा का वो नियम याद आ गया कि अंधेरा होने के बाद खिड़कियों से ज्यादा देर तक बाहर नहीं देखना है। पहली बार मुझे लगा कि शायद ये नियम सिर्फ बेकार की सरकारी औपचारिकताएं नहीं थी। बाकी रात में करवटें बदलता रहा। हर बार जब मुझे लगता कि अब नींद आने वाली है, अंधेरे में घूमती उस चीज की कल्पना मुझे फिर से जगा देती। जब तक सुबह हुई और धुंधली रोशनी पूरे जंगल में फैलने लगी, मैं डेस्क पर बैठा था। मेरे सामने ठंडी हो चुकी कॉफी रखी थी और मैं पेड़ों को घूर रहा था, इस उम्मीद में कि रात को जो कुछ भी वहां था उसका कोई निशान दिख जाए। सुबह की रोशनी में जंगल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, शांत और साधारण। लेकिन मेरे मन से यह एहसास नहीं जा रहा था कि कुछ बदल चुका है। अगली सुबह सारा की जीप धूल उड़ाती हुई टावर की ओर आती दिखाई दी। मैं सुबह से ही जाग रहा था। पिछली रात की अजीब दस्तक ने मुझे बेचैन कर रखा था। मेरे द्वारा बनाई गई कॉफी डेस्क पर ठंडी पड़ी थी, जबकि मैं लगातार पेड़ों में किसी हलचल की तलाश कर रहा था। उसे देखने से पहले मैंने सीढ़ियों पर उसके बूट्स की आवाज सुनी। जब वो ट्रैप डोर तक पहुंची, उसने दस्तक दी। 3 शांत खटखटाहट, पिछली रात की बेतहाशा धमकियों जैसी बिल्कुल नहीं। खुला है, मैंने आवाज लगाई। सारा अंदर आई। उसके हाथ में रेंजर स्टेशन के 2 पेपर कप थे और बाहां के नीचे एक फोल्डर दबा हुआ था। उसके चेहरे पर सामान्य भाव थे, लेकिन मैंने उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे देख लिए। तुम्हारे लिए असली कॉफी लाई हूं, उसने एक कप डेस्क पर रखते हुए कहा। मैंने सोचा पिछली रात के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने आभार के साथ कप ले लिया। थैंक यू। तो कल रात हुआ क्या था? सारा ने लंबी सांस ली और पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला की ओर देखने लगी। हमें माइकल डेविस तुम्हारे टावर से लगभग आधा मील दूर मिला। वो एक हाइकर था जो 3 दिनों से लापता था। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने रिपोर्ट की कि वो दिन भर की हाइक के बाद वापस नहीं लौटा, तभी से खोजी टीमें उसे ढूंढ रही थी। तो वही मेरे ट्रैप डोर पर दस्तक दे रहा था? मैंने पूछा। वो पूरी तरह भ्रमित अवस्था में था, सारा ने कहा, और अब भी मेरी आंखों में नहीं देखा। उसके शरीर में पानी की कमी थी। वो उलझन में था। शायद उसने तुम्हारी रोशनी देखी और यहां तक पहुंच गया। मैंने कंफ्यूज चेहरा बनाया। फिर आपने मुझे उसकी मदद क्यों नहीं करने दी? मैं उसे पानी दे सकता था, मेडिकल मदद बुला सकता था। सारा की उंगलियां कॉफी कप के चारों ओर कस गईं। ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है मिस्टर विल्सन। ये जंगल कभी कभी लोगों को बदल देता है। बदल देता है? उसका क्या मतलब है? उसने तुरंत सर हिला दिया। अजीब परिस्थितियां, अकेलापन, शरीर में पानी की कमी। जब लोग जंगल में खो जाते हैं तो वो हमेशा सामान्य व्यवहार नहीं करते। कुछ लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। उसने कप नीचे रखा और अपना फोल्डर खोल लिया। वो अभी रेंजर स्टेशन में है। मेडिकल टीम उसकी जांच कर रही है। मुझे उसका जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन वो पहले ही विषय बदल चुकी थी और डेस्क पर नक्शे और चेकलिस्ट फैला रही थी। चलो तुम्हारी फायर स्पॉटिंग तकनीकों की समीक्षा कर लेते हैं।
तुम्हारे लॉग्स बताते हैं कि तुम हर घंटे स्कैन कर रहे हो, लेकिन मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को भी देख रहे हो। अगले 1 घंटे तक सारा ने मुझे टावर के उपकरणों का इस्तेमाल विस्तार से सिखाया। उसने बताया कि अलग अलग मौसम और पृष्ठभूमि में धुएं के पैटर्न कैसे पहचाने जाते हैं। वो पूरी तरह पेशेवर थी, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वो माइकल डेविस और पिछली रात की घटना का जिक्र करने से बच रही थी। जब वो जाने की तैयारी कर रही थी, मैंने एक बार फिर कोशिश की, तो वो दस्तक सिर्फ एक खोया हुआ हाइकर था। सारा ट्रैप डोर पर रुक गई। हाँ, बस नियमों का पालन करते रहिए मिस्टर विल्सन, उनके पीछे एक वजह है। वो कुछ पल रुकी और फिर से बोली, आखिरकार ये अकेलापन हर किसी पर असर डालता है। अगर तुम्हें कुछ असामान्य दिखाई दे या सुनाई दे तो उसे अपने लॉग्स में दर्ज करना, लेकिन टावर के अंदर ही रहना। उसके जाने के बाद मैं डेस्क पर बैठा नक्शों को देखता रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसकी बातों पर जा रहा था। ये जंगल कभी कभी लोगों को बदल देता है, उसका मतलब क्या था? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो माइकल डेविस के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी। उस रात मैंने नियम तोड़ने का फैसला किया। शाम की निगरानी के लिए टावर का टेलीस्कोप इस्तेमाल करने के बजाय मैंने अपनी पर्सनल दूरबीन निकाली, जो आकार में छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। मैंने उसे कई साल पहले पक्षियों को देखने के लिए खरीदा था। नियम कहते थे कि सारी निगरानी टावर के उपकरणों से की जानी चाहिए, लेकिन मैं जंगल को अपनी नजरों से देखना चाहता था। मैंने रोशनी कम रखी और उत्तरी खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे जंगल को देखने लगा। रात लगभग 2 बजे तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखा, लेकिन फिर दूर पेड़ों के बीच हुई एक हलचल ने मुझे रोक दिया। मुझसे लगभग 2 मील उत्तर में जंगल के बीच कोई बहुत विशाल चीज चल रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद वो कोई मूस होगा। कम रोशनी में वो बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब वो एक छोटे खुले हिस्से में पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो 2 पैरों पर चल रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद वो एक भालू है, लेकिन वो किसी भी ऐसे भालू से कहीं ज्यादा बड़ा था जिसके बारे में मैंने कभी सुना हो। उसकी ऊंचाई कम से कम 12 फीट थी और रात के हल्के आसमान के सामने वो पूरी तरह काली आकृति जैसा दिखाई दे रहा था। वो इतनी सहजता से चल रहा था कि इतनी बड़ी चीज के लिए यह लगभग असंभव लग रहा था। मैं लगभग सांस रोके उसे देखता रहा। वो खुले हिस्से में रुक गया और ऐसा लगा जैसे सीधे मेरी तरफ देख रहा हो। फिर वो वापस पेड़ों के बीच चला गया और गायब हो गया। मैंने दूरबीन नीचे रख दी। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जो मैंने देखा था उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। वायोमिंग में ही नहीं, पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कोई ज्ञात जीव नहीं था जो उस चीज से मेल खाता हो। आधिकारिक लॉग में लिखने की बजाय मैंने अपनी निजी डायरी निकाली और विस्तार से नोट्स बनाए। मैंने उस जीव की रूपरेखा का स्केच भी बनाया, साथ ही उसकी ऊंचाई और स्थान भी दर्ज किया। मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि मुझे अभी ये बात आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगले 3 दिन बिना किसी घटना के गुजर गए। मैं अपनी नियमित निगरानी करता रहा, मौसम का डेटा दर्ज करता रहा और रात में निजी तौर पर जंगल पर नजर भी रखता रहा, लेकिन मुझे फिर कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन की दोपहर सारा अपनी तयशुदा जांच के लिए वापस आई। सब कुछ ठीक चल रहा है? उसने मेरे लॉग्स देखते हुए पूछा। सब शांत है, मैंने कहा। फिर मैंने उसकी प्रतिक्रिया परखने का फैसला किया। मैं सोच रहा था कि इस इलाके में कौन कौन से बड़े जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए। सारा ने लॉग बुक से नजर उठाई। बस नॉर्मल जानवर, मूस, एल्क, कभी कभार ब्लैक बेयर या माउंटेन लायन।
अगर तुम टावर में ही रहते हो तो कोई खास खतरा नहीं है और किसी असामान्य सामान्य से बड़े जीव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अचानक उसके रेडियो से खरखराहट की आवाज आई, जिसके बाद कुछ ऐसा सुनाई दिया जो किसी कोडेड संदेश जैसा लग रहा था। कुछ नंबर और अक्षर जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत रेडियो की आवाज कम कर दी। शायद सिर्फ परछाइयों का धोखा होगा, उसने कहा। उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए थे। अकेलापन हर इंसान को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जब तुम यहाँ ऊपर अकेले होते हो तो दिमाग अंधेरे में दिखने वाली आकृतियों को किसी न किसी चीज का रूप देने की कोशिश करता है। मैंने सर हिला दिया और आगे सवाल नहीं किया। हमारी पूरी बातचीत के दौरान उसके रेडियो से ऐसे ही कोडेड संदेश आते रहे। वो कुछ का तुरंत जवाब देती रही, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि उनका मतलब क्या था। जब वो जाने लगी, मैंने देखा कि उसने उस दराज को चेक किया जिसमें दूसरा रेडियो रखा था। उसे बंद देखकर वो संतुष्ट दिखाई दी। मैं ये चाबी वापस स्टेशन ले जा रही हूं, उसने चाबी के गुच्छे से छोटी तांबे वाली चाबी निकालते हुए कहा। उस रेडियो की मरम्मत होनी है, वैसे भी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके जाने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ा होकर उसकी जीप को सड़क पर दूर जाते हुए देखता रहा। ऐसी कौन सी बातें थीं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, और सारा ने बड़े जंगली जीवों वाले मेरे सवाल को इतनी जल्दी टाल क्यों दिया था। मैं वापस अपनी डेस्क पर गया और डायरी खोलकर उस जीव के बारे में बनाए गए नोट्स दोबारा पढ़ने लगा। या तो मुझे भ्रम हो रहा था, जिस संभावना को मैं पूरी तरह नकार नहीं सकता था, या फिर इस जंगल में कुछ ऐसा था जिसके बारे में रेंजर्स जानते थे लेकिन अपने फायर लुकआउट्स को नहीं बताते थे। मैंने उस बंद दराज की तरफ देखा जहां बैकअप रेडियो रखा था। आखिर और क्या क्या था जो मुझसे छिपाया जा रहा था। इस नौकरी में 10 दिन बीत चुके थे और अब मैं अकेले रहने का आदी होने लगा था। मेरी रोज की दिनचर्या मुझे पुरानी जिंदगी की परेशानियां भुलाने में मदद कर रही थी। तलाक, सामान को लेकर झगड़े और दोस्तों की हमदर्दी भरी नजरें, अब ये सब किसी और की जिंदगी की बातें लग रही थी। यहां ऊपर जहां सिर्फ पेड़ और आसमान थे, मैं लगभग सब कुछ भूल सकता था। अब अंधेरा हो चुका था। मैं अपनी डेस्क पर बैठा हफ्ते भर का मौसम संबंधी डेटा देख रहा था। पूरे केबिन में एक छोटा सा लैंप जल रहा था। मैं रात में रोशनी कम रखता था, बिजली बचाने के लिए, बाहर बेहतर देखने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि सारा ने कहा था कि अंधेरा होने के बाद खिड़कियों से कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। मैंने काम से नजर उठाई और अंगड़ाई ली। तभी उत्तर पूर्वी वाली खिड़की से मुझे कुछ दिखाई दिया। वहां एक छोटी सी रोशनी थी जहां किसी रोशनी को होना ही नहीं चाहिए था। मैं खिड़की तक गया, लेकिन सीधे सामने खड़े होने के बजाय बगल में खड़ा रहा। लगभग 8 मील उत्तर पूर्व में एक और फायर टावर था, जिसके बारे में सारा ने कहा था कि अब उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वहां से एक रोशनी जल रही थी जो अंधेरे में टिमटिमा रही थी। मैंने टावर का टेलीस्कोप उठाया और उस दूर के ढांचे की ओर घुमा दिया। वो रोशनी एक खास पैटर्न में चमक रही थी। 3 छोटी चमकें और फिर 2 लंबी, और फिर से वही क्रम दोहराया गया। 3 छोटी, 2 लंबी, बार बार। यह कोई संयोग नहीं था, कोई संकेत भेज रहा था। मैं कई मिनट तक देखता रहा ताकि ये पक्का कर सकूं कि पैटर्न वही बना हुआ है। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ हाइकर्स पुराने टावर में ठहरे हुए होंगे, लेकिन ये संकेत उनके लिए बहुत व्यवस्थित थे। मैं वापस डेस्क पर गया और मेन रेडियो उठा लिया। ब्लैक रॉक टावर टू रेंजर स्टेशन, कम इन। रेडियो में खरखराहट हुई। फिर सारा की आवाज सुनाई दी। देर रात होने के बावजूद वो पूरी तरह सतर्क लग रही थी। रेंजर स्टेशन, बोलिए ब्लैक रॉक। मुझे उत्तर पूर्व वाले टावर पर
रोशनी दिखाई दे रही है जो एक पैटर्न में चमक रही है, 3 छोटी, 2 लंबी, बार बार। इसके बाद इतनी लंबी चुप्पी छा गई कि मुझे लगा कनेक्शन टूट गया है। जब सारा ने आखिरकार जवाब दिया तो उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पेशेवर शांति गायब थी। उसकी जगह कुछ ऐसा था जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था। वो शायद डर था। खिड़कियों से दूर हट जाओ, उसने जल्दी जल्दी कहा। अभी इसी वक्त जेम्स, वहां से हट जाओ और उसकी तरफ मत देखो। मैं बिना सोचे तुरंत पीछे हट गया। वो क्या है, कोई हाइकर्स हैं? अभी के अभी मेरी टावर पर आ जाओ, उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। कुछ पैक मत करो, बस वहां से निकल आओ। मैं वहीं जम गया। वो उन सारी बातों के बिल्कुल उलट था जो उसने पहले दिन मुझसे कही थी। सबसे बड़ा नियम यही था कि रात में चाहे कुछ भी हो जाए, टावर नहीं छोड़ना है। लेकिन आपके नियम कहते हैं कि मुझे यहीं रहना चाहिए, मैंने उसे याद दिलाया। आपने इस बारे में बिल्कुल साफ कहा था। ये अलग है जेम्स, उसने जोर देकर कहा। ये। फिर वो अचानक चुप हो गई। जब वो दोबारा बोली, उसकी आवाज पहले से धीमी और नियंत्रित थी। तुम सही हो, नियम किसी वजह से बनाए गए हैं। अगर तुम यहां नहीं आओगे तो सब कुछ बंद कर दो, ट्रैप डोर, खिड़कियां, सब कुछ। नीचे झुककर रहो और किसी भी खुले हिस्से से दूर रहो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मेरे जवाब देने से पहले ही संपर्क टूट गया। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने निर्देशों के अनुसार पूरे केबिन को बंद कर दिया। ट्रैपडोर का ताला 2 बार चेक किया और सुनिश्चित किया कि सारी खिड़कियां बंद हों। फिर मैंने लैंप बुझा दिया और कमरे के उस कोने में जाकर बैठ गया जो हर खिड़की और दरवाजे से सबसे दूर था। मिनट बीतते बीतते 1 घंटा हो गया। सारा का कोई पता नहीं था। रेडियो पर भी कोई संपर्क नहीं हुआ। जब मैंने झांक कर देखा तो दूर वाली रोशनी अब भी उसी लय में चमक रही थी। फिर अचानक मुझे डेस्क के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। पहले खरखराहट और फिर एक आवाज, बैकअप रेडियो। वही रेडियो जिसकी चाबी सारा ले गई थी, वही जो कथित तौर पर खराब था। वो किसी तरह चालू हो गया था। जेम्स, जवाब दो, वो सारा की आवाज थी, बिल्कुल साफ। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, अभी के अभी ट्रैप डोर खोलो। मैं उस बंद दराज को घूरने लगा जहां रेडियो रखा था। यह संभव कैसे था? और जब मेन रेडियो ठीक से काम कर रहा था तो सारा उस रेडियो का इस्तेमाल क्यों करती? कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। सारा ने कभी किसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल का जिक्र नहीं किया था और उसने साफ कहा था कि सिर्फ मेन रेडियो का इस्तेमाल करना है। मैं डेस्क तक गया और मेन रेडियो का हैंडसेट उठा लिया। ब्लैक रॉक टू रेंजर थॉमसन, कम इन। जवाब तुरंत मिला। जेम्स, तुम कहाँ हो? क्या अभी भी टावर में हो? हाँ, अभी मुझे सेकेंडरी रेडियो पर कॉल मिली है। आपने कहा कि बाहर निकल आओ। मैंने तुम्हें दूसरी रेडियो पर कभी कॉल नहीं किया, सारा ने तनाव भरी आवाज में कहा। वो तो चालू हालत में भी नहीं है। पिछले महीने उसका पावर सप्लाई यूनिट निकाल दिया गया था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अभी किसी ने उसी पर आपकी आवाज में मुझसे बात की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम जो भी आवाजें सुनो उन्हें इग्नोर करो। लॉकडाउन में रहो। मैं थॉमस के साथ 30 मिनट दूर हूं। जब तक हमें अपनी आंखों से ना देख लो, किसी के लिए भी वो ट्रैप डोर मत खोलना। उसके संपर्क समाप्त करने के बाद मैं अंधेरे में बैठा रहा। मेरी सारी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। बैकअप रेडियो शांत रहा। बाहर हवा और तेज हो गई थी, जिससे टावर चरमरा रहा था। 20 मिनट बाद मैंने कुछ सुना।
टावर की सीढ़ियों पर कदमों की आहट, धीमे सावधान कदम जो ट्रैप डोर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने सांस रोक ली और सुनने लगा। कदमों की आवाज ठीक नीचे आकर रुक गई। फिर 3 दस्तकें हुईं, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने चौथी रात सुनी थी। जेम्स, सारा की आवाज आई। मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। सारा ने कहा था कि वो अभी 30 मिनट दूर है। ये सारा नहीं हो सकती थी। जेम्स, प्लीज दरवाजा खोलो। वो आवाज जारी रही, सारा की चिंतित आवाज की बिल्कुल सटीक नकल। तुम खतरे में हो, हमें अभी यहां से निकलना होगा। मैं चुप रहा। मैं बुरी तरह डरा हुआ था। जो भी बाहर था वो मुझे सुन सकता था। दस्तक फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। जेम्स विल्सन, आवाज ने कहा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो अब भी सारा जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी, जैसे किसी रिकॉर्डिंग को गलत स्पीड पर चलाया गया हो। अभी इसी वक्त ये दरवाजा खोलो। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो कदमों की आवाज ट्रैपडोर से दूर जाने लगी और टावर के चारों ओर घूमने लगी। मैं रेंगते हुए पूर्व दिशा वाली खिड़की तक पहुंचा और नीचे झुके रहते हुए पर्दों की एक छोटी सी दरार से बाहर झांका। बाहर बने वॉकवे पर कोई खड़ा था और वो अस्वाभाविक रूप से सहज तरीके से हिल डुल रहा था। उसका आकार लगभग इंसानों जैसा था, लेकिन अंधेरे में भी साफ महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं था। उसका शरीर थोड़ा अजीब लग रहा था और उसका चेहरा, जितना मैं देख पा रहा था, बहुत पीला और किसी तरल चीज जैसा था, जैसे उसके चेहरे की बनावट लगातार बदल रही हो और अलग अलग रूप लेने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही मैं उसे देख रहा था, वो मेरी खिड़की की तरफ मुड़ा। मैं तुरंत नीचे झुक गया, यह उम्मीद करते हुए कि उसने मुझे नहीं देखा होगा। जेम्स, उसने पुकारा, लेकिन इस बार आवाज बदल चुकी थी। अब वो थॉमस रॉड्रिगेज की आवाज लग रही थी, जबकि मैंने उसे सिर्फ कुछ बार रेडियो पर सुना था। मैं पार्क सुपरवाइजर रॉड्रिगेज बोल रहा हूं। तुम्हें तुरंत यहां से निकलने का आदेश दिया जाता है। जब उसे भी कोई जवाब नहीं मिला तो आवाज फिर बदल गई। अब वो अलग अलग लहजों और स्वरों में बोलने लगी। कुछ आवाजें पुरुषों की थीं, कुछ महिलाओं की, और कुछ ऐसी थीं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था, लेकिन सब मेरा ही नाम पुकार रही थी और सब मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। मैं छिपा रहा और अपनी घड़ी में समय बीतते हुए देखता रहा। बाहर मौजूद वो चीज लगातार टावर के चारों ओर घूमती रही। कभी रुककर दस्तक देती तो कभी किसी नई आवाज में मुझे पुकारती। कभी कभी वो लंबे समय तक शांत हो जाती, जिससे मुझे लगता कि वो चली गई है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा शांत होता, वो फिर से शुरू हो जाती। सुबह लगभग 4 बजे पूर्व दिशा का आसमान हल्का होने लगा। बाहर की आवाज लगभग 1 घंटे से शांत थी। मैंने फिर खिड़की से झांका और इस बार वॉकवे पर कुछ नहीं था। जब पूरी तरह सुबह हो गई तब मुझे यकीन हो गया कि वो जा चुका है। मैंने सावधानी से ट्रैपडोर का ताला खोला और नीचे से आने वाली किसी भी आवाज को सुनने की कोशिश की। कुछ सुनाई न देने पर मैंने उसे इतना खोला कि सीढ़ियों की तरफ देख सकूं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं नीचे जमीन पर उतरा। घंटों तक तनाव में रहने की वजह से मेरे पैर अकड़ गए थे। सुबह की हवा ठंडी थी और ओस की नमी से भरी हुई थी। जंगल शांत था, जैसे रात में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। और तभी मैंने उन्हें देखा। टावर के नीचे नरम मिट्टी में पैरों के निशान बने हुए थे। वो लगभग इंसानी लग रहे थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनका आकार अजीब था। उनमें उंगलियां जरूरत से ज्यादा थीं
और उनके बीच की दूरी ऐसी थी जैसे कोई इंसान चल ही नहीं सकता। मैंने अपना फोन निकाला और अलग अलग कोणों से कई तस्वीरें लीं। एक निशान के पास अपना बूट भी रखा ताकि उसका आकार तुलना के लिए दिखाई दे। जो भी रात में यहां आया था वो इंसान नहीं था और वो किसी भी कीमत पर मेरे टावर के अंदर आना चाहता था। मैं वापस ऊपर चढ़ा, ट्रैपडोर को फिर से बंद किया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। फोन की स्क्रीन पर तस्वीरें खुली हुई थी और मैं सारा का इंतजार कर रहा था। इस जंगल में रहस्य थे, ये बात अब साफ होती जा रही थी और किसी तरह मैं भी उन रहस्यों का हिस्सा बन चुका था। दोपहर के कुछ समय बाद सारा की जीप टावर के नीचे आकर रुकी। उसके पीछे फॉरेस्ट सर्विस का एक ट्रक भी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं खिड़की से देख रहा था। सारा के साथ एक आदमी भी उतरा जिसने सुपरवाइजर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मैंने उसे उसकी आईडी फोटो से पहचान लिया। वो थॉमस रॉड्रिगेज था। दोनों ने ऊपर मेरे टावर की ओर देखा। इतनी दूरी से भी उनके चेहरे की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपने फोन में मौजूद तस्वीरों के साथ नीचे उनसे मिलने उतर गया। मिस्टर विल्सन, थॉमस ने हाथ बढ़ाया। काश हमारी मुलाकात बेहतर परिस्थितियों में होती। सारा ने औपचारिक बातों में समय बर्बाद नहीं किया। हमें दिखाओ कि तुमने यहां क्या देखा था। मैं उन्हें टावर के चारों ओर ले गया और वो अजीब पैरों के निशान दिखाए जिनकी तस्वीरें मैंने ली थी। दोनों झुककर निशानों को देखने लगे। थॉमस ने एक निशान के किनारे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए निरीक्षण किया। 5 उंगलियां और एक अधूरी छठी भी लग रही है। उसने धीरे से सारा से कहा, ब्लैक वाटर रिज की घटना से मेल खाता है। सारा ने तनाव भरे चेहरे के साथ सर हिलाया। चलने का पैटर्न भी वही है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। ऐसे शब्द और संदर्भ इस्तेमाल कर रहे थे जिनका मुझे कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। थॉमस ने जेब से एक छोटा सा किट निकाला और पैरों के निशानों से मिट्टी के नमूने लेकर लेबल लगी शीशियों में भर दिए। हमें इसे सब बता देना चाहिए। आखिरकार थॉमस ने सारा की ओर देखते हुए कहा, जो कुछ इसने झेला है उसके बाद यह सच जानने का हकदार है। सारा के जबड़े कस गए लेकिन उसने अनिच्छा से सर हिला दिया। चलो अंदर चलते हैं। टावर के अंदर वापस आने के बाद थॉमस मेरी डेस्क पर बैठ गया जबकि सारा हाथ बांधकर खड़ी रही। उन दोनों के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। मिस्टर विल्सन, थॉमस ने कहना शुरू किया, मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ये जानकारी इस टावर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? मैंने सर हिला दिया और उसके सामने बिस्तर पर बैठ गया। ब्रिजर टैटन सिर्फ एक राष्ट्रीय जंगल नहीं है, इसके कुछ हिस्से जिनमें वो इलाका भी शामिल है जिस पर तुम्हारा टावर नजर रखता है, ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जिन्हें हम एनोमैलस जोन्स कहते हैं। ऐसी जगहें जहां वास्तविकता सामान्य तरीके से काम नहीं करती। कैसे अलग? मैंने पूछा। सारा आगे बढ़ी। इस जंगल में कुछ पतली सीमाएं हैं, ऐसी जगहें जहां दूसरी जगहों की चीजें हमारे संसार में आ सकती हैं। दूसरी जगहों से? मैंने दोहराया। मतलब किसी दूसरी डायमेंशन से। थॉमस ने कंधे उचकाए। हमें ठीक ठीक नहीं पता। कोई दूसरी डायमेंशन, कोई दूसरा समय या हमारी दुनिया का कोई और रूप। वैज्ञानिक टीम के पास कई सिद्धांत हैं लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे इलाके सैकड़ों सालों से मौजूद हैं, शायद उससे भी ज्यादा समय से। तो ये टावर? मैंने कहा और अचानक सब कुछ समझ आने लगा। ये सिर्फ आग देखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, है ना? आग पर नजर रखना भी काम का हिस्सा है, सारा ने कहा। लेकिन हाँ, यह टावर एक निगरानी नेटवर्क का हिस्सा है। हम असामान्य घटनाओं पर नजर रखते हैं
उनके पैटर्न दर्ज करते हैं और सीमाओं को बनाए रखते हैं। और कल रात वाली चीज जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे रही थी। सारा और थॉमसन ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम उन्हें मिमिक्स कहते हैं, थॉमस ने समझाया। वो जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनकी यादें, रूप, रंग अपने अंदर समा लेते हैं। जितना ज्यादा संपर्क होता है उनकी नकल उतनी ही परफेक्ट होती जाती है। मुझे बैकअप रेडियो वाली आवाज याद आई और मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। सारा की आवाज जो मेरा नाम पुकार रही थी। माइकल डेविस, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। मैंने सारा की तरफ मुड़ते हुए कहा। वही हाइकर जो कथित तौर पर भ्रमित था। असली माइकल डेविस 4 महीने पहले इसी जंगल में मर चुका था। उसने स्वीकार किया। उसका शव खोजी टीम को मिल गया था, जिससे तुम्हारा सामना हुआ था, जिसने उस रात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो कोई ऐसी चीज थी जिसने माइकल डेविस का रूप ले लिया था। मैं इस जानकारी को समझने की कोशिश करने लगा। तो ये मिमिक्स खतरनाक हैं? वो वही चाहते हैं जो हमारे पास है, थॉमस ने सीधा जवाब दिया। इस दुनिया में स्थायी जगह, हमारा रूप और हमारी जिंदगी। इसीलिए नियम तुम्हें सुरक्षित रखते हैं, सारा ने कहा। मिमिक्स किसी इमारत में बिना निमंत्रण के प्रवेश नहीं कर सकते और वो कुछ ऐसी सीमाओं को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक उन्हें अनुमति न दी जाए। यही वजह है कि हम नियमों को लेकर इतने सख्त हैं। मैं उस चीज के बारे में सोचने लगा जो पूरी रात मेरे टावर के चारों ओर घूमती रही थी, अलग अलग आवाजों से मेरा नाम पुकार रही थी और मुझे धोखा देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब नौकरी लेने से पहले क्यों नहीं बताया गया? मैंने गुस्से से पूछा। आप लोगों ने मुझे बिना किसी चेतावनी, बिना किसी तैयारी के सीधे खतरे में डाल दिया। थॉमस ने गहरी सांस ली। हमें ऐसे निगरानी वालों की जरूरत होती है जिनकी सोच पहले से प्रभावित ना हो। ऐसा व्यक्ति जो चीजों को नई नजर से देखे और जो वास्तव में हो रहा है उसे दर्ज करे, ना कि वो जो उसे पहले से दी गई जानकारी के आधार पर होने की उम्मीद हो। प्योर ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए ज्यादा काम के हैं, सारा ने आगे कहा। जब किसी ऑब्जर्वर को पहले से पता होता है कि उसे क्या देखना है, तो वो ऐसी चीजों में भी पैटर्न देखने लगता है जो शायद वास्तव में मौजूद ही नहीं होती। तो मैं क्या हूं? कोई प्रयोग या चारा? तुम एक ऑब्जर्वर हो, थॉमस ने सुधारते हुए कहा। और तुम्हारे लॉग्स और पिछली रात के व्यवहार को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो। डर के बावजूद तुमने नियमों का पालन किया। तुमने जो देखा उसे दर्ज किया और जब कुछ गलत लगा तब अपनी सहज भावना पर भरोसा किया। मैं उठकर उस छोटे से कैबिन में चहलकदमी करने लगा, ये सब समझने की कोशिश करने लगा। पिछला लुकआउट रॉबर्ट मार्टिनेज, उसके साथ क्या हुआ था? सारा ने नजर फेर ली, लेकिन थॉमस सीधे मेरी ओर देखता रहा। उसने नियम तोड़ा था। उसने दरवाजा खोला जबकि उसे नहीं खोलना चाहिए था और वो गायब हो गया, थॉमस ने सपाट स्वर में कहा। हमें उसकी लॉगबुक मिली, उसका सामान मिला, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मैंने डेस्क के नीचे वाली बंद दराज की तरफ इशारा किया और वो सेकेंडरी रेडियो जिसने कल रात मुझसे बात की थी, वो एक सुरक्षित नेटवर्क का हिस्सा है, सारा ने समझाया। वो ऐसे दूसरे पार्कों के ऑब्जर्वर से जुड़ा है जहां इसी तरह की घटनाएं होती हैं। नए लोगों को तब तक उसकी पहुंच नहीं दी जाती जब तक उन्हें पूरी जानकारी और प्रशिक्षण ना मिल जाए, और यही काम हम अभी कर रहे हैं, थॉमस ने कहा, हालांकि अनौपचारिक रूप से। मैं फिर बैठ गया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। ऐसे एनोमलस जोन्स कितने हैं? जितनों के बारे में हमें पता है वो दर्जनों हैं,
ज्यादातर दूर दराज के जंगलों में, थॉमस ने कहा। कुछ दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। पिछले 18 महीनों में यह क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय रहा है। अगले 1 घंटे तक वो मेरे सवालों के जवाब देते रहे। उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, अलग अलग तरह की घटनाओं और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया। कुछ सवालों के जवाब वो नहीं दे सके या देना नहीं चाहते थे, या तो सुरक्षा कारणों से या इसलिए क्योंकि उन्हें खुद जवाब नहीं पता था। जाने से पहले थॉमस ने बैकअप रेडियो वाली दराज खोली और मुझे उसका इस्तेमाल करना सिखाया। इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करना और सिर्फ दूसरे टावरों या हेडक्वार्टर से संपर्क करने के लिए। किसी भी संदेश का जवाब तब तक मत देना जब तक मेन रेडियो से भेजने वाले की पहचान की पुष्टि न कर लो। सारा ने मुझे एक मोटी फाइल दी जिसमें दशकों पुराने ऑब्जर्वेशन लॉग्स भरे हुए थे। इन्हें पढ़ो, इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। हम 2 दिन बाद वापस आएंगे और तुम्हारे बाकी के सवालों के जवाब देंगे। उनके जाने के बाद मैंने पूरा दिन और पूरी रात उन लॉग्स को पढ़ने में बिताई। उनमें अजीब रोशनियां, रहस्यमयी आवाज़ों, जानवरों के असामान्य व्यवहार, मिमिक्स और दूसरी अजीब चीज़ों से हुई मुलाकातों के बारे में नोट्स भरे हुए थे। कुछ लोगों ने बहुत साधारण और तथ्यात्मक नोट्स लिखे थे, जबकि कुछ ने किनारों पर अपने विचार और भावनाएं दर्ज की थी। धीरे धीरे मुझे इन घटनाओं में एक पैटर्न दिखाई देने लगा। ऐसा लगता था कि ये घटनाएं कुछ खास तारीखों के आसपास ज्यादा होती थी, जिनके बाद लंबे शांत दौर आते थे। जब मैंने पिछले साल की घटनाओं को कैलेंडर पर दर्ज किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो लगभग हर 30 दिन में होती थी और सबसे भयानक घटनाएं अमावस्या के दौरान घटती थी, और अगली अमावस्या सिर्फ 2 दिन दूर थी। अगले कुछ दिनों तक मैं अपना नियमित काम करता रहा और साथ ही लॉग्स में और गहराई तक खोजबीन करता रहा। जितना ज्यादा मैं पढ़ता गया उतना ही समझने लगा कि ये सारे नियम क्यों बनाए गए थे। जो लोग नियम तोड़ते थे, कुछ चीजों को बहुत देर तक देखते थे, आवाजों का जवाब देते थे, या सबसे बुरा, सक्रिय समय में दरवाजा खोल देते थे, वो अक्सर गायब हो जाते थे या बाद में कहते थे कि वो खुद को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। तीसरे दिन तक मेरे पास अपनी 30 दिन वाले चक्र की थ्योरी को साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी। ये घटनाएं सिर्फ मून साइकिल का पालन नहीं कर रही थी, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता से हो रही थी। अगर ये पैटर्न जारी रहा तो आने वाली अमावस्या रिकॉर्ड शुरू होने के बाद की सबसे सक्रिय रात होने वाली थी। मैं डरा हुआ था, लेकिन उतना ही उत्सुक भी था। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मैं तुरंत वहां से निकल जाने की मांग करूं और अगली साइकिल शुरू होने से पहले यहां से बहुत दूर चला जाऊं। लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाना और अजीब चीजों को समझना चाहता था, यहीं रुककर देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। तीसरे दिन जब सूरज डूबने लगा, मैंने रेंजर स्टेशन से संपर्क किया। ब्लैक रॉक टावर टू बेस, कम इन। थॉमस की आवाज लगभग तुरंत सुनाई दी। बोलिए ब्लैक रॉक। मैं लॉग्स को रिव्यू कर रहा था। मुझे इन घटनाओं में एक पैटर्न मिला है। यह अमावस्या के साथ जुड़े 30 दिन के साइकिल का पालन करती हैं और हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो रही हैं। थॉमस के जवाब देने से पहले लंबी चुप्पी छा गई। जब वो बोला तो उसकी आवाज पहले से कहीं धीमी थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है जेम्स। हमें इसका शक था, लेकिन तुम्हारे विश्लेषण ने इसकी पुष्टि कर दी है। फिर एक और चुप्पी। अगला चरम कल रात होगा। मुझे पता है मुझे किस चीज की उम्मीद करनी चाहिए। हम इसे द थिनिंग कहते हैं। यह वो समय होता है जब सीमाएं सबसे कमजोर होती हैं और दूसरी तरफ की चीजों के हमारे संसार में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
मैंने अंधेरे में डूबते जंगल की ओर देखा और कल्पना करने लगा कि कल रात वहां से क्या निकल कर आ सकता है। मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैंने कहा। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हम इस क्षेत्र से गैर जरूरी कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। हम सुबह किसी को तुम्हें लेने भेज सकते हैं। मैंने कुछ पल सोचा। एक तरफ खतरा था, दूसरी तरफ इस जंगल के रहस्य को समझने की बढ़ती हुई इच्छा थी। मुझे पूरा यकीन है, मैं रुकना चाहता हूं, मैंने आखिरकार कहा। मैं नियमों का पालन करूंगा और जो भी देखूंगा उसे दर्ज करूंगा। समझ गया। हम लगातार संपर्क में रहेंगे। सारा पूर्वी टावर में रहकर निगरानी करेगी। अगर कुछ भी गलत लगे, कुछ भी, तो तुरंत रेडियो पर बताना। संपर्क समाप्त होने के बाद मैं फिर खिड़की के पास गया और आसमान में अंधेरा होते देखता रहा। नीचे फैला जंगल सामान्य और शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुका था। मुझे पता था कि उन पेड़ों के बीच क्या छिपा हुआ है और बस रात होने का इंतजार कर रहा है। और कल रात मैं उसे अपनी आंखों से देखने वाला था। सुबह सूरज अभी अभी निकला था जब मैंने अपनी रिसर्च के साथ थॉमस का सामना किया। मैं पूरी रात लॉग्स की जांच कर रहा था, घटनाओं को चांद की कलाओं से मिलाता रहा था और अब पैटर्न बिल्कुल साफ था। मैंने अपने बनाए हुए चार्ट डेस्क पर फैला दिए। थॉमस उन्हें ध्यान से देखने लगा और हर पन्ने के साथ उसका चेहरा और गंभीर होता गया। तुमने आखिरकार इसे ढूंढ लिया, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। ज्यादातर ऑब्जर्वर्स को यह पैटर्न समझने में महीनों लग जाते हैं। अगर वो कभी समझ भी पाते। तो आपको इस 30 दिन वाली साइकिल के बारे में पहले से पता था? मैंने पूछा, कोशिश करते हुए कि मेरी आवाज में आरोप न झलके। थॉमस ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, और तुम इसकी बढ़ती तीव्रता के बारे में सही हो। हर नया चक्र पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जानकारी को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जानकारी देने से ऑब्जर्वर की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है या घबराहट फैल सकती है। हमें स्पष्ट और निष्पक्ष दस्तावेजीकरण चाहिए होता है। थॉमस का चेहरा गंभीर हो गया। आज की रात बहुत भयानक होने वाली है। अब तक के आंकड़ों के आधार पर यह दशकों में दर्ज किया गया सबसे बड़ा थिनिंग होगा। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। जैसे कि मैंने रेडियो पर कहा था, हम कुछ लोगों को इस एरिया से निकाल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी उनमें शामिल हो सकते हो। उसका प्रस्ताव हमारे बीच हवा में लटका रह गया। मेरा एक हिस्सा जो तर्क संगत था और खुद को सुरक्षित रखना चाहता था, चीख चीख कर कह रहा था कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो और जो भी आने वाला है उसके पहुंचने से पहले यहां से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा जो लगातार नोट्स बना रहा था, विश्लेषण कर रहा था और जवाब ढूंढ रहा था, पीछे हटने को तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। थॉमस कुछ देर तक मुझे ध्यान से देखता रहा। यह तुम्हारे पिछले अनुभव जैसा नहीं होगा। कुछ रात पहले वाला मिमिक वाला मामला भी उस चीज के सामने कुछ नहीं है जो पीक थिनिंग के दौरान होती है। मैं जोखिम समझता हूं, मैंने जोर देकर कहा, लेकिन अब मैं बहुत आगे आ चुका हूं। मुझे यह सब अंत तक देखना ही होगा। थॉमस के जाने के बाद मैंने अपना पूरा दिन तैयारी करने में बिताया। मैंने अपना सारा सामान 2 बार जांचा, टॉर्च में नई बैटरियां डाली, कैमरा चार्ज किया और नोटबुक तैयार रखी। मैंने ट्रैपडोर और खिड़कियों पर अतिरिक्त ताले लगाए, ठीक वैसे ही जैसे थॉमस ने थिनिंग के समय करने को कहा था। शाम होते ही बैकअप रेडियो से आवाजें आने लगी। मुझे पता था ये कॉल्स आने वाली हैं। ब्लैक रॉक टावर, यहाँ हेडक्वार्टर से एमिली पार्कर बोल रही हूँ।
क्या तुम सुन रहे हो? मैंने हैंडसेट उठा लिया। ये ब्लैक रॉक है, मैं सुन रहा हूं। जेम्स, मुझे पता चला है कि तुमने आज रात की घटना के दौरान अपनी पोस्ट पर बने रहने का फैसला किया है। तुम्हारे फैसले की सराहना की जाती है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। तुम्हारा टावर उस क्षेत्र पर नजर रखता है जिसे हम मेन एनोमली जोन मानते हैं। तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं समझता हूं, मैंने जवाब दिया। हर चीज को दर्ज करना, उसने निर्देश दिया। जहां संभव हो कैमरा इस्तेमाल करना, लेकिन लिखित नोट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत पर नियमों का पालन करना, चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो। सुरक्षा नियम मत तोड़ना। समझ गया। हम जितना संभव होगा रेडियो संपर्क बनाए रखेंगे, लेकिन चरम गतिविधि के दौरान इंटरफेरेंस की उम्मीद है। अगर संपर्क टूट जाए तो अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखना। जैसे ही परिस्थितियां अनुमति देंगी, हम दोबारा संपर्क करेंगे। संपर्क समाप्त होने के बाद मैं सूरज को डूबते हुए देखता रहा। जंगल शांत और सामान्य दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि क्या आने वाला है। अंधेरा असामान्य रूप से तेजी से छा गया। एक पल पहले आसमान गहरा नीला था और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया की बत्ती बंद कर दी हो। तारे भी सामान्य से धुंधले दिखाई दे रहे थे, जैसे जो कुछ हो रहा था उसके पार उनकी रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी। शुरुआती बदलाव छोटे थे। जब मैं नजर हटाकर दोबारा देखता तो पेड़ अपनी जगह से थोड़ा बदले हुए लगते। उनके बीच की परछाइयां और गहरी होती जाती, ऐसे काले धब्बों में बदल जाती जहां मेरी टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। मैं हर चीज दर्ज कर रहा था। जहां संभव होता तस्वीरें लेता, और जहां कैमरा नाकाम हो जाता वहां नोट्स लिखता। खिड़कियों के बाहर की हवा असामान्य रूप से भारी महसूस हो रही थी। लगभग रात 10 बजे वो दिखाई देने लगे। पहले मुझे लगा कि वो हाइकर्स हैं, जैसे लोग टॉर्च लेकर पेड़ों के बीच चल रहे हों। लेकिन जैसे जैसे वो टावर के करीब आए, मुझे एहसास हुआ कि उनके हाथों में कोई रोशनी नहीं थी। उनके शरीर खुद हल्की रोशनी छोड़ रहे थे और उनकी आकृतियां साफ नहीं थी। वो मिमिक्स थे, दर्जनों की संख्या में, और सब के सब मेरी टावर की तरफ आ रहे थे। करीब आने पर वो और अलग दिखाई देने लगे। कुछ बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे, शायद उन हाइकर्स या रेंजर्स का रूप जिन्होंने कभी उनका सामना किया था। कुछ बिल्कुल गलत लग रहे थे। उनके शरीर विकृत थे और उनकी हरकतें या तो बहुत ज्यादा सहज थीं या अस्वाभाविक रूप से झटकेदार थीं। कुछ ने तो इंसान जैसा दिखने की कोशिश भी नहीं की थी, और वही सबसे डरावने थे। उनकी आकृतियां ऐसे मुड़ती तुड़ती थीं कि उन्हें देखना तक असहज कर देता था। मैंने अपना टेलीस्कोप पूर्वी टावर की तरफ घुमाया, जहां सारा मौजूद थी। मैं उसे कैबिन के अंदर घूमते हुए देख सकता था। वो रोशनी के संकेतों के जरिए दूसरे ऑब्जर्वर से संपर्क कर रही थी। एक तेज लैंप की छोटी छोटी चमकें अंधेरे को चीरती हुई कोडेड संदेश भेज रही थी। अचानक मेरी डेस्क के नीचे रखा बंद रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें ऐसी भाषाओं में आवाजें आ रही थी जिन्हें मैं समझ नहीं सकता था। कुछ तो भाषाएं भी नहीं लग रही थी, सिर्फ अजीब आवाजें थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि समझ न आने के बावजूद उनमें किसी तरह का अर्थ महसूस हो रहा था। बाहर मिमिक्स अब मेरे टावर के नीचे पहुंच चुके थे। कुछ उसके चारों घूम रहे थे, जबकि कुछ अविश्वसनीय फुर्ती से उसके सपोर्ट पर चढ़ने लगे थे। मैं उनकी हर गतिविधि दर्ज कर रहा था। अब कम से कम 30 अलग अलग प्राणी मुझे घेरे हुए थे। ब्लैक रॉक टू हेडक्वार्टर्स, मैंने रेडियो पर कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने आवाज स्थिर रखी। टावर के चारों ओर कई एंटिटीज मौजूद हैं, कम से कम 30 अलग अलग रूपों में।
कुछ टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। एमिली की आवाज वापस आई, लेकिन बीच बीच में खरखराहट थी। समझ गए ब्लैक रॉक, निगरानी जारी रखो, किसी भी हालत में। अचानक उसकी आवाज कट गई और उसकी जगह तीखी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। यह होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन पिछली साइकिल से पता चलता है कि वो बिना निमंत्रण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं नोट्स लिखता रहा, जबकि मिमिक्स मेरे कैबिन के चारों ओर बने वॉकवे तक पहुंच गए। वो खिड़कियों पर दबाव डालने लगे। जिनके चेहरे थे वो अपने चेहरे कांच से चिपकाकर अंदर झांक रहे थे। कुछ अलग अलग पैटर्न में दस्तक दे रहे थे, जबकि कुछ लगातार बदलती आवाजों और भाषाओं में पुकार रहे थे। जेम्स विल्सन, एक ने पुकारा। उसकी आवाज थॉमस की हूबहू नकल थी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, अभी दरवाजा खोलो। फिर दूसरा सारा की आवाज में बोला। उसके बाद एमिली की आवाज में। फिर ऐसी आवाजें जिनको मैं पहचान नहीं पाया। जल्द ही वो सभी मेरा नाम पुकारने लगे। विनती और आदेशों का ऐसा कोलाहल कि सोच पाना मुश्किल हो गया था। मैंने अपना ध्यान नोट्स पर केंद्रित रखा और जो कुछ भी हो रहा था उसे यथासंभव विस्तार से लिखता गया। मिमिक्स लगातार मेरी इंद्रियों पर हमला कर रहे थे। कुछ खिड़कियों को इतनी जोर से मार रहे थे कि मुझे डर होने लगा कि कहीं कांच टूट ना जाए। आधी रात के आसपास अचानक सब कुछ बदल गया। सभी मिमिक्स एकदम शांत हो गए और उत्तर की दिशा के जंगल की ओर मुड़ गए। मैंने भी उसी दिशा में देखा और एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं। जंगल मानो बीच से फट गया था। पेड़ एक तरफ हट रहे थे और उनके पीछे एक विशाल अंधकार दिखाई दे रहा था। वो साधारण अंधेरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ भी मौजूद नहीं हो। पूर्ण शून्यता, जिसे अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। वो दरार और चौड़ी हो गई और उसके पार की झलक दिखाई देने लगी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। मेरा दिमाग उसे समझने में असमर्थ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तविकता के किसी उल्टे संस्करण को देख रहा हूं, जहां सामान्य नियम लागू ही नहीं होते। सारे मिमिक्स उस दरार की ओर बढ़ने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे कीड़े रोशनी की तरफ खींचते हैं। कुछ ने जाते जाते मेरे टावर की ओर मुड़कर देखा, जैसे वो शून्यता में जाने से पहले यहां से जाना नहीं चाहते हों। अब मुझे फैसला करना था कि क्या करूं। नियम बहुत स्पष्ट थे। अपनी जगह पर रहो, नोट्स बनाते रहो, किसी भी चीज से संपर्क मत करो। लेकिन मेरा एक हिस्सा उस फटी हुई वास्तविकता से जितना दूर भाग सकता था, भाग जाना चाहता था। उसी पल मुझे समझ आया कि मेरी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। मेरा टावर उस मेन एरिया पर नजर रखता था जहां दोनों दुनियाओं के बीच की सीमा सबसे पतली थी। जो कुछ मैं देख रहा था और दर्ज कर रहा था, वही शायद इन चीजों को समझने की कुंजी बन सकता था, और शायद लोगों को सुरक्षित रखने का तरीका भी। मैं वहीं रुका रहा और अपने ऑब्जर्वेशंस हेडक्वार्टर्स को भेजता रहा। जैसे जैसे वो अजीब घटना अपने चरम पर पहुंची, वो दरार और चौड़ी होती गई और उसमें से चीजें बाहर आने लगीं। ऐसी चीजें जिन्हें शब्दों में बयान करना लगभग असंभव था। आकृतियां जो लगातार बदल रही थी। ऐसी चीजें जो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद लग रही थी। रोशनी और छाया से बने प्राणी जो किसी निश्चित उद्देश्य के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। मिमिक्स ने उन नए आने वालों का स्वागत किया। कुछ तेज चमक के साथ उनके साथ मिल गए, जबकि कुछ उन्हें जंगल के और गहरे हिस्सों में ले गए। कुछ मेरे टावर के पास ही रुक गए और खिड़कियों से मुझे देखते रहे। उनके चेहरों पर कभी जिज्ञासा दिखाई देती तो कभी ऐसी भूख जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। पूरे समय मैं नोट्स बनाता रहा। जो कुछ भी देख रहा था
उसके विवरण, स्केच और समय लिखते हुए मैंने पन्ने पर पन्ने भर दिए। कैमरा जहां तक संभव था तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उन अजीब चीजों में से कई तस्वीरों में धुंधली हो जाती थी या पूरी तरह गायब हो जाती थी और उनकी जगह सिर्फ धब्बे या खाली जगह रह जाती थी। बैकअप रेडियो लगातार असंभव सी भाषाएं प्रसारित कर रहा था। बीच बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द भी सुनाई दे जाते थे। लोकेशन, कोड और दूसरे टावरों से आने वाली रिपोर्ट, जहां लोग इसी घटना के अपने अपने वर्जन बता रहे थे। आधी रात के बाद जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, गतिविधि अपने चरम पर पहुंच गई। वो दरार ऊर्जा से धड़क रही थी, कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी, जैसे वो सांस ले रही हो। वो प्राणी अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी में दिखाई दे रहे थे, जैसे समय उनके खिलाफ हो। मिमिक्स ने मेरे टावर में घुसने की कोशिश और तेज कर दी थी। कुछ ने तो खुद को खिड़कियों से इतनी जोर से टकराया कि कांच में दरारें पड़ गईं। मैं कैबिन के बीचों बीच आ गया और वहीं से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए निगरानी करता रहा। नियम बिल्कुल स्पष्ट थे, सब कुछ दर्ज करते रहो, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। जहां तक संभव था मैं रेडियो पर अपडेट भेजता रहा, लेकिन रात बढ़ने के साथ संपर्क लगातार खराब होता गया। इन सब के बीच भी मेरा ध्यान अपने काम पर ही टिका रहा। मैंने अपने डर को काम में बदल दिया और इस असंभव रात की हर छोटी बड़ी बात दर्ज करता गया। अब मुझे समझ आ गया था कि यह ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम क्यों मौजूद था और नियम इतने सख्त क्यों थे, और मैं उन्हें वो सारी जानकारी देने के लिए दृढ़ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस जंगल में रहस्य थे, बहुत पुराने और खतरनाक रहस्य, जो हमारी वास्तविकता की सीमाओं पर मौजूद थे, और आज रात उन सीमाओं पर नजर रखने वाला मैं था। और मैं दर्ज कर रहा था कि जब वो सीमाएं कमजोर पड़ती हैं तब क्या होता है। जैसे ही सुबह हुई, जंगल फिर से सामान्य होने लगा। पेड़ों पर छाया हुआ वो अस्वाभाविक अंधेरा धीरे धीरे हट गया और उसकी जगह सुबह की सुनहरी रोशनी ने ले ली। मैंने अपने टावर से देखा कि मिमिक्स पीछे हट रहे थे। वो सुबह की धुंध की तरह पेड़ों के बीच गायब होते जा रहे थे। वास्तविकता में खुली वो दरार, वो असंभव शून्य जो उत्तर दिशा में प्रकट हुआ था, धीरे धीरे बंद होने लगा। वो खुद में सिमटता गया जब तक वहां सिर्फ एक सामान्य जंगल नहीं रह गया। सुबह लगभग 4 बजे रेडियो पूरी तरह शांत हो गया था। अजीब भाषाएं और टूटी फूटी रिपोर्ट धीरे धीरे खरखराहट में बदल गईं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। जब घटनाएं शांत होने लगीं, तब मैंने रेडियो से अपनी अंतिम रिपोर्ट भेजी। जवाब में सिर्फ एक छोटा सा संदेश मिला, ऐसी आवाज में जिसे मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कॉफी बनाई और अपने कैबिन के चारों ओर बने वॉकवे पर आ गया। जंगल शांत और सामान्य दिखाई दे रहा था। पक्षी गा रहे थे, हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी और कहीं दूर एक हिरन अपने साथी को पुकार रहा था। उस दरार या उसमें से निकली चीजों का कोई निशान नहीं बचा था। मिमिक्स भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। सुबह के करीब बीच के समय मुझे एक इंजन की आवाज सुनाई दी जो मेरी ओर आ रही थी। दूरबीन से देखने पर मुझे सारा की जीप सड़क पर आती दिखाई दी। मैं अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर नीचे उससे मिलने उतर गया। वो गाड़ी से उतरी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। ये साफ था कि वो भी पूरी रात जागी हुई थी और पूर्वी टावर से सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रही थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। इस बार वो असली मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। उसकी आवाज में हैरानी और सम्मान दोनों थे। ज्यादातर नए ऑब्जर्वर्स भाग जाते हैं। जैसे ही हालात गंभीर होते हैं, वो निकासी की मांग करने लगते हैं या फिर ज्यादा करीब से देखने की कोशिश में नियम तोड़ बैठते हैं।
मैं भी लगभग ऐसा ही करने वाला था। मैंने स्वीकार किया। जब वो दरार खुली थी तब मेरा एक हिस्सा यहां से जितना दूर जा सकता था जाना चाहता था। सारा ने सर हिलाया। यही सामान्य प्रतिक्रिया है, यही इंसानी प्रतिक्रिया है। उसने मेरी नोटबुक की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम रुके रहे और हर चीज को दर्ज करते रहे। यही बात तुम्हें अलग बनाती है। हम दोनों वापस टावर में गए जहां सारा ने मेरे नोट्स और तस्वीरें देखी। उसे खासतौर पर मेरे समय संबंधी रिकॉर्ड और घटनाओं के क्रम में दिलचस्पी थी। वो उनकी तुलना पूर्वी टावर से देखी गई चीजों से कर रही थी। तुम्हारे नोट्स हमें एनोमली के फैलाव का नक्शा बनाने में मदद कर रहा है, उसने जंगल का एक विस्तृत नक्शा फैलाते हुए कहा। उसने मेरे नोट्स के आधार पर अलग अलग स्थान चिन्हित किए और एक ऐसा पैटर्न उभरा जो उत्तर दिशा से बाहर की ओर फैल रहा था। इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। नियंत्रित करने के लिए? मैंने पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? सारा ने नक्शे से नजर उठाई। कुछ हद तक हाँ। हम इन्हें होने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इनके आने का अनुमान लगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसने प्रभावित क्षेत्र की सीमा की ओर इशारा किया। जो तुमने कल रात देखा वो कोई एक बार होने वाली घटना नहीं थी। दुनिया भर के दूर दराज जंगलों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? सामान्य लोग इस तरह की जानकारी के लिए तैयार नहीं हैं। जरा सोचो, अगर लोगों को पता चल जाए कि वास्तविकता इस तरह फट सकती है तो कितनी दहशत फैल जाएगी कि दूसरी तरफ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रही हैं। मैंने इस बारे में सोचा और मुझे उसकी बात सही लगी। ज्यादातर लोग या तो इसे असंभव कहकर नकार देंगे या फिर डर से पागल हो जाएंगे। दोपहर के आसपास थॉमस अपने फॉरेस्ट सर्विस ट्रक में वहां पहुंचा। वो भी सारा जितना थका हुआ लग रहा था। उसने भी मेरे नोट्स पढ़े और बीच बीच में अपनी छोटी नोटबुक में कुछ लिखता रहा। बेहतरीन काम, उसने आखिरकार मेरी नोटबुक बंद करते हुए कहा, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। आगे बोलने से पहले उसने सारा की ओर देखा। और यही हमें उस वजह तक लाता है जिसके लिए हम दोनों यहां आए हैं। थॉमस मेरे सामने छोटी मेज के दूसरी ओर बैठ गया। हम तुम्हें ऑब्जर्वेशन टीम में एक स्थायी पद की पेशकश करना चाहते हैं। पूरी जानकारी, उचित प्रशिक्षण और वेतन में बड़ा इजाफा। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। आप चाहते हैं कि मैं 30 दिन वाली साइकिल खत्म होने के बाद भी यहां रुकूंगा? खासकर उसके खत्म होने के बाद, सारा ने बीच में कहा। डेटा बताता है कि अगली साइकिल इससे भी ज्यादा तीव्र होगी। हमें ऐसे अनुभवी ऑब्जर्वर चाहिए जो समझ सकें कि वो क्या देख रहे हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो नियमों का पालन कर सकें, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र रूप से सोच भी सकें। थॉमस ने समझाया, तुमने ये दोनों गुण दिखाए हैं। तुमने संकट के दौरान नियमों का पालन किया, लेकिन साथ ही लॉग्स का विश्लेषण कर उन पैटर्न्स को भी खोज निकाला जिनके बारे में हमने तुम्हें सीधे नहीं बताया था। मैंने खिड़की से नीचे फैले जंगल की ओर देखा। जब मैं पहली बार ब्लैक रॉक टावर आया था तब मैं सिर्फ एक शांत जगह ढूंढ रहा था। ऐसी जगह जहां मैं अपनी असफल शादी से दूर रहकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी और अजीब चीज के बीच पहुंच जाऊंगा। मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए, मैंने कहा। थॉमस ने सर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन फैसला करने से पहले एक और चीज है जो तुम्हें देखनी चाहिए। सारा ने अपने साथ लाई हुई बड़ी चमड़े की फाइल खोली। उसके अंदर दशकों पुराने फोटोग्राफ, दस्तावेज और हाथ से बनाए गए चित्र थे। कुछ तो उससे भी ज्यादा पुराने लग रहे थे। ये सदियों पुराने एनोमलीज के रिकॉर्ड्स हैं। उसने नाजुक पन्नों को
सावधानी से पलटते हुए कहा, हमसे पहले अलग अलग एजेंसियों और स्थानीय आदिवासी लोगों ने इन्हें एकत्र किया था। इस क्षेत्र की नेटिव अमेरिकन जनजातियों के पास भी जंगल की इन कमजोर सीमाओं से निपटने के अपने नियम थे। शुरुआती यूरोपियन सेटलर्स ने भी अजीब घटनाएं दर्ज की थी, लेकिन वो अक्सर उन्हें अलौकिक कारणों से जोड़ देते थे। मैंने 1879 का एक चित्र देखा। उसमें वास्तविकता में खुली एक दरार दिखाई गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने अपनी आंखों से देखी थी, और उसमें से निकलते प्राणी भी स्पष्ट रूप से बने हुए थे। उस कलाकार ने उसी असंभव ज्योमेट्री को चित्र में उतारा था, वही अजीब और गलत सा एहसास जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन था। यह हमेशा से होता आया है, सारा ने धीमी आवाज में कहा। हम बस अब इसे समझना शुरू कर रहे हैं। हर नई पीढ़ी के लोग अपने से पहले वालों के ज्ञान पर आगे काम करते हैं। अब हम पैटर्न पहचानने लगे हैं, चक्रों का अनुमान लगाने लगे हैं, और यहां तक कि दूसरी तरफ क्या है और वो यहां आने की कोशिश क्यों करते हैं, इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मैंने पूरी दोपहर उनके रिकॉर्ड्स देखने, सवाल पूछने और इस ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के इतिहास के बारे में सीखने में बिताई। मैं जितना ज्यादा सीखता गया उतना ही अधिक मोहित होता गया। मेरी निजी परेशानियां, जिनकी वजह से मैं अकेला रहना चाहता था, अब यहां खोजी गई सच्चाइयों के सामने बहुत छोटी लगने लगी थी। जैसे जैसे शाम होने लगी, थॉमस और सारा जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें दूसरे ऑब्जर्वर्स से बात करनी थी और रात भर के डेटा को इकट्ठा करना था। तुम्हें अभी फैसला लेने की जरूरत नहीं है, थॉमस ने कहा। हमारे प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए कुछ दिन ले लो। लेकिन मैं पहले ही अपना जवाब जान चुका था। इस जंगल ने मुझे अपने रहस्य दिखा दिए थे, और अब मैं इससे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकता था। जिस अकेलेपन की तलाश में मैं यहां आया था, वो अब किसी और चीज में बदल चुका था, एक उद्देश्य में। मैं यहीं रहूंगा, मैंने कहा। मैं समझना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, और मैं मदद करना चाहता हूं। मेरे जवाब से दोनों के चेहरों पर राहत दिखाई दी। सारा ने हल्के से मेरा कंधा दबाया। जब से हम मिले थे, यह पहली बार था कि उसने खुद कोई व्यक्तिगत अपनापन दिखाया था। टीम में तुम्हारा स्वागत है, थॉमस ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ऑफिशियल ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। तब तक अपनी नियमित निगरानी जारी रखो, और जो नोट्स हम तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहे हैं उनका अध्ययन करो। उनके जाने के बाद मैं वॉकवे पर खड़ा होकर जंगल के ऊपर डूबते सूरज को देखने लगा। पेड़ शाम की हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य, इतना साधारण लग रहा था, लेकिन अब मैं सच्चाई जानता था। मुझे पता था कि इस शांत सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है, और यह भी कि जब दुनियाओं के बीच की सीमाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तब क्या होता है। मैं वापस अंदर गया और आधिकारिक लॉग्स और अपनी निजी डायरी दोनों में लिखा। मैंने अपना फैसला दर्ज किया कि मैं यहीं रहूंगा और इस जगह की निगरानी करता रहूंगा जहां वास्तविकता की सीमाएं कमजोर पड़ जाती हैं। मैंने दिन का तापमान, हवा की स्थिति और मौसम का हाल दर्ज किया। वही सामान्य ऑब्जर्वेशंस जो हमारे असली काम को छिपा कर रखते थे। नीचे फैला जंगल इस समय शांत दिखाई दे रहा था, और जब अगली साइकिल शुरू होगी तब मैं फिर यहीं रहूंगा, सब कुछ देखने और दर्ज करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। इतनी लंबी स्टोरी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और मुझे उम्मीद है आप इस मेहनत का फल जरूर देंगे। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी जरूर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।